जय हिंद। वेलकम बैक टू विद्यार्थी गुरुकुल। दोस्तों, आज के इस बाल विकास शिक्षा शास्त्र में प्रैक्टिस सेट 6 को हम डिस्कस करेंगे। आज का सेशन प्रैक्टिस सेट 6 का है। यहाँ पे हम सीटेट फरवरी 2026 के रिगार्डिंग जितने भी पीवाईक्यूज़ हैं उसमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसे लेकर आए हैं। उन सभी प्रश्नों को आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं और उसका एनालिसिस हम लोग करेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक बच्चे के संवेगात्मक विकास को सबसे कम प्रभावित करने वाला है? निम्नलिखित में से कौन सा कारक बच्चे के संवेगात्मक विकास को सबसे कम प्रभावित करता है? परिवार, आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य, खेलकूद। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा खेलकूद। खेलकूद बच्चे के संवेगात्मक विकास को सबसे कम प्रभावित करता है। आगे देखते हैं, निम्न में से किसकी भूमिका पूर्व बाल्यावस्था में बालक के संवेगात्मक विकास हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? पूर्व बाल्यावस्था में बालक के संवेगात्मक विकास हेतु किसकी भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है? अध्यापकों की, संगी साथियों की, पड़ोसियों की, माता पिता की। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि पूर्व बाल्यावस्था में किसकी भूमिका बालक के संवेगात्मक विकास को लेकर के सबसे महत्वपूर्ण होती है। तो पूर्व बाल्यावस्था का जो एज होता है वो 3 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष तक के जो बालक होते हैं वो पूर्व बाल्यावस्था में आते हैं। तो इसमें जो उसके संवेगात्मक विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं वो माता पिता होते हैं। आगे आपसे पूछा गया है, इनमें से कौन सी प्रकृति भावनात्मक विकास से संबद्ध नहीं है? भावनात्मक विकास से संबद्ध नहीं है। भावनाओं की उत्पत्ति शारीरिक परिवर्तन के साथ शुरू होती है। दूसरा ऑप्शन है, भावनाओं का प्रस्फुटन जन्म के साथ होने लगता है। शुरुआत वह काल के दौरान भावनाओं का प्रचंड रूप नजर आता है। भावनाएं शारीरिक विकास से असंबद्ध होती हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब बी हो जाएगा। भावनाओं का प्रस्फुटन जन्म के साथ होने लगता है, क्योंकि यहाँ पे आपसे निगेटिव जवाब चुनना था। तो ये था आपका कि इनमें से कौन सी प्रकृति भावनात्मक विकास से संबंध नहीं है। तो यहाँ पे जो बी वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाता है कि भावनाओं का प्रस्फुटन जन्म के साथ होने लगता है। अगला है, कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में सही समय पर सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। यह किससे संबंधित है? यह जो कथन है वो किस विकास से संबंधित है? संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, संज्ञानात्मक विकास या शारीरिक विकास? तो यह जो कथन होगा वो संवेगात्मक विकास से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? इसमें से कौन सा ऑप्शन बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? आपको सही जवाब चुनना है। कच्चा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश, अध्यापकों की कोई भी सहभागिता नहीं, क्योंकि यह माता पिता का कार्य है। तो ये वाला ऑप्शन आपका नहीं होगा। कक्षा कक्ष का नियंत्रित परिवेश, ये भी नहीं होगा। आपको बाल केंद्रित रखना है। कक्षा कक्ष का अधिकारवादी परिवेश, इसको भी नहीं होगा। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? कक्षा कक्ष का जो प्रजातांत्रिक परिवेश होगा इसे हम बाल केंद्रित शिक्षा के अंदर रखेंगे और यह बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियों में बच्चे का संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास अच्छे से होगा? निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियों में बच्चे का संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास अच्छे से होगा? जब बच्चे को महत्वपूर्ण माना जाए, उसकी भावनाओं का सम्मान किया जाए, बच्चे को अधिक से अधिक पढ़ने को कहा जाए, बच्चे के कक्षा में अच्छे अंक आए, जब शिक्षक बच्चों को उनके बौद्धिक स्तर के अनुसार पढ़ाए। इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो ए हो जाएगा। जब बच्चे को महत्वपूर्ण माना जाए और उसकी भावनाओं का सम्मान किया जाए, बच्चे के रुचियों के अनुसार, उसके भावनाओं के अनुसार जब बच्चे को पढ़ाया जाएगा, वो क्या पढ़ना चाहता है, कितना पढ़ना चाहता है, जब उसके रुचियों का हम सम्मान करेंगे तब जाकर के जो है यह बाल केंद्रित शिक्षा कहलाएगा। और बाल केंद्रित शिक्षा में ही बच्चों का संवेगात्मक और सामाजिक विकास अच्छे से हो सकता है। आगे देखते हैं, व्यापक वफादारी दया भावना में वृद्धि व मानसिक स्थिति में उतार चढ़ाव किससे संबंधित है? शारीरिक विकास से विशेषताएं हैं, संवेगात्मक विकास की विशेषताएं हैं, सामाजिक विकास की विशेषताएं हैं, सांस्कृतिक विकास की विशेषताएं हैं। तो वफादारी, दया भावना
में वृद्धि व मानसिक स्थिति में जो उतार चढ़ाव होता है, यह संवेगात्मक विकास की विशेषताएं होती हैं। अगला क्वेश्चन है, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान है। तो बच्चे का संज्ञानात्मक विकास कहाँ पे अधिक होता है? खेल का मैदान, सभागार, घर, विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। तो इस प्रश्न का सही जवाब डी हो जाएगा। विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान होता है। संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन हैं? शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक योग्यता, थकान, ये सभी। तो संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उसमें शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक योग्यता और थकान, ये तीनों होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब डी हो जाएगा, ये सभी। देख लेते हैं संवेगात्मक विकास का क्या होता है। तो संवेगात्मक विकास का तात्पर्य शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन से है। जैसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं उसी के अनुसार बालक अपने संवेग अर्थात व्यवहार को प्रदर्शित करता है। संवेगात्मक विकास कई प्रकार के आंतरिक एवं बाह्य कारणों से प्रभावित होता है, जैसे शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक योग्यता, थकान, परिस्थिति आदि। तो इस प्रकार आपने देख लिया कि संवेगात्मक विकास क्या होता है। तो यह शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन से संबंधित होता है। जैसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं उसी के अनुसार बालक अपने कार्यों को करता है, अपने व्यवहार को प्रदर्शित करता है। यह आंतरिक और बाह्य कई कारकों से प्रभावित होता है, जिसमें आपका शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक योग्यताएं, थकान, परिस्थिति, ये सभी शामिल हैं। आगे क्वेश्चन है, बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग क्या है? बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम विकल्प आपके लिए क्या हो सकता है? उन्हें धार्मिक पुस्तकें पढ़ाना, शिक्षा का आदर्श रूप में व्यवहार करना, उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना, उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना। तो इन चारों ऑप्शन में सबसे उचित विकल्प क्या है? इसमें से जो सबसे उचित विकल्प है वो ऑप्शन बी है कि शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना। क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो अपने शिक्षक को अपने आदर्श के रूप में स्वीकार करते हैं। तो शिक्षक जब स्वयं एक आदर्श शिक्षक के रूप में व्यवहार प्रदर्शित करेगा तो वह बच्चे उसका अनुकरण करेंगे, उसको सीखेंगे और बच्चों में नैतिकता का विकास होगा। आगे है कि छात्रों में अच्छे नागरिक के गुण कैसे समाहित किए जा सकते हैं? उन्हें अच्छी नागरिकता पर भाषण देकर, उन्हें राष्ट्रीय नायकों से परिचित कराकर, उन्हें कतिपय सामुदायिक सेवा कार्य आवंटित करके, उन्हें भारतीय संविधान से परिचित कराकर। तो यहाँ पे जो सही जवाब हो जाएगा वो बी हो जाएगा। उन्हें राष्ट्रीय नायकों से परिचित कराकर छात्रों में अच्छे नागरिक के गुण को समाहित किया जा सकता है। बच्चों के अच्छे चरित्र निर्माण के लिए पाठ्य पुस्तकों में चरित्र निर्माण संबंधी पाठ होने चाहिए। चरित्र निर्माण के लिए व्याख्यान दिए जाने चाहिए। कक्षा कक्ष गतिविधि इस प्रकार से हो कि बच्चों को चरित्र निर्माण में सहायता मिल सके। महापुरुषों की जीवनी बच्चों को पढ़ाई जानी चाहिए। तो हम जो है बच्चों के अच्छे चरित्र के निर्माण के लिए कक्षा कक्ष में इस प्रकार की गतिविधि हो कि बच्चों को चरित्र निर्माण में सहायता मिल सके। इस प्रकार का हम वातावरण बनाएंगे, कक्षा कक्ष में ऐसी गतिविधियों का आयोजन करेंगे जो बच्चों के अंदर अच्छे नागरिक के गुणों का विकास कर सके, उनके अच्छे चरित्र के निर्माण में सहायता मिल सके। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। शिक्षण पद्धति के सिद्धांतों पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पर, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांतों पर। पूछा गया है निचली कक्षाओं में शिक्षण की जो खेल पद्धति होती है वो मूल रूप से आधारित है। खेल विधि से जब बच्चे को पढ़ाया जाता है प्राइमरी क्लास में तो वो किस विधि पर या किस सिद्धांतों के अनुसरण करके पढ़ाया जाता है? तो विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर ये आधारित होता है। आगे है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच संबंध को सही तरीके से सूचित करता है? अधिगम विकास का ध्यान किए बिना घटित होता है। विकास एवं अधिगम अंतः संबंधित और अंतः निर्भर होते हैं। विकास की दर अधिगम की दर विकास की दर से काफ़ी अधिक होती है। विकास एवं अधिगम अंतः संबंधित नहीं है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। यहाँ पे बी होगा और ये सी है
कि विकास एवं अधिगम अंतः संबंधित और अंतः निर्भर होते हैं। विकास और अधिगम दोनों साथ साथ चलते हैं। जैसे जैसे बालक अधिगम करता है वैसे वैसे उसके व्यवहार में परिवर्तन दिखाई देता है, जो कि विकास कहलाता है। तो अधिगम और विकास जो होता है ये दोनों अंतः संबंधित होते हैं और अंतः निर्भर होते हैं। तो ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाता है। आगे देखते हैं कि विकास और अधिगम के संबंध में निम्नलिखित कथन जो सत्य हैं, जो कि एग्जाम में विकल्प के रूप में पूछे जाते हैं, उसे यहाँ पे समझ लेते हैं कि विकास एवं अधिगम अंतः संबंधित और अंतः निर्भर होते हैं। विकास एवं अधिगम दोनों अनवरत गति से जीवन पर्यंत चलती है। विकास एवं अधिगम के संबंध को इस तरह समझा जा सकता है कि बालक का जैसे जैसे विकास होता जाता है उसका व्यवहार भी परिष्कृत होता जाता है, अर्थात उसके व्यवहार के साथ साथ अधिगम के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन भी होता जाता है। मिश्रित आयु वर्ग वाले शिक्षार्थियों की कक्षा से व्यवहार रखने वाले शिक्षक के लिए का ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। एक ऐसा कक्षा जिसमें अलग अलग आयु वर्ग के बालक पढ़ रहे हैं, तो ऐसे शिक्षार्थियों को पढ़ाने के लिए शिक्षक को किस प्रकार का ज्ञान होना चाहिए? सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, विकासात्मक अवस्थाओं का ज्ञान, उनके अभिभावकों का व्यवसाय। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। विकासात्मक अवस्थाओं का ज्ञान शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है यदि वो कक्षा में मिश्रित आयु वर्ग वाले शिक्षार्थियों को एक साथ पढ़ा रहे हैं। अगला है, नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? मेरा परिवार, मेरा प्रिय मित्र, मेरा पड़ोस, मेरा विद्यालय। तो यदि बालक नर्सरी क्लास में आ रहा है, नर्सरी कक्षा में आ रहा है, तो सबसे पहले वो परिवार से निकल के आता है, तो उसे पूर्व ज्ञान से जोड़ने के लिए जो सबसे अच्छी विषय वस्तु मानी जाती है वो मेरा परिवार माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप में जोड़ता है? विकास अधिगम से स्वतंत्र है। अभी आपने पीछे देखा कि विकास और अधिगम साथ साथ चलते हैं, अधिगम विकास के पीछे रहता है। ये दोनों ऑप्शन आपके गलत हो गए। अधिगम और विकास समानार्थी परिभाषित शब्द हैं, यह भी गलत है। अधिगम और विकास दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं होते हैं। अधिगम जो है वो व्यवहारिक परिवर्तन को दिखाता है, जबकि जो विकास होता है वो बालक के समुचित जो व्यापक परिवर्तन है उसे हम विकास कहते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के समानार्थक नहीं है। अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतः संबंधित होते हैं, यही ऑप्शन आपका सही हो जाता है। आगे है, शिक्षण का विकासात्मक परिप्रेक्ष्य शिक्षकों से यह मांग करता है कि वे कठोर अनुशासन बनाए रखने वाले बने, क्योंकि बच्चे अक्सर जांच करते हैं। विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्तियों का अनुकूलन करें। विभिन्न विकासात्मक अवस्था वाले बच्चों के साथ समान रूप से व्यवहार करें। इस प्रकार का अधिगम उपलब्ध कराएं जिसका परिणाम केवल संज्ञानात्मक क्षेत्र के विकास में हो। तो ऐसा नहीं है, हमें बालक के हर एक पक्ष का विकास करना है। अधिगम के माध्यम से अलग अलग जो आयु वर्ग के जो बालक होते हैं उनके मानसिक क्षमता के अनुसार उनके साथ व्यवहार करना है। तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। कठोर अनुशासन नहीं अपनाना है। सही जो विकल्प है वो ऑप्शन बी है, विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्तियों का अनुकूलन करना चाहिए। बाल विकास में प्रक्रिया पर बल दिया जाता है, वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है, उपर्युक्त सभी। तो बाल विकास में गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का पूरा अध्ययन किया जाता है। आगे आपसे डिस्कस कर लेते हैं कि विकास के सिद्धांत क्या क्या होते हैं, जो कि एग्जाम में सीधे विकल्प के रूप में ये पूछे जाते हैं। समान प्रतिमान का सिद्धांत, विकास की दिशा का सिद्धांत, विभिन्नता का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत, पूर्वानुमान का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, शरीर के विभिन्न अंगों के विकास की गति से विभिन्नता का सिद्धांत, वर्तुलाकार बनाम रेखीय प्रगति का सिद्धांत, अंतर संबंधित विकास का सिद्धांत। ये जो सभी सिद्धांत होते हैं ये विकास के सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर अंगुलियों को तथा फिर हाथ और अंगुलियों को एक साथ चलाना सीखता है। यह उदाहरण वृद्धि और विकास के किस संबंध या किस सिद्धांत को दर्शाता है? निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, सामान्य से विशेष का सिद्धांत, वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। तो सही जवाब हो जाएगा एकीकरण का सिद्धांत। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है?
आपको नेगेटिव जवाब चुनना है। विकास आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है, तो बिल्कुल सत्य है ये। विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते, तो सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित करते हैं, तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। विकास जीवन पर्यंत चलता है, विकास परिवर्तित होता है, तो ये तो सही विशेषताएं हैं विकास की। आगे है, विकास के सिद्धांत निम्नलिखित हैं। विकास आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है। विकास जीवन पर्यंत चलता है, विकास परिवर्तित होता है, विकास में व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है, विभिन्न अंगों के विकास में परस्पर संबंध एवं समन्वय रहता है, विकास एक निश्चित प्रतिमान का अनुसरण करता है, विकास की गति तथा दिशा में परिमार्जन संभव होता है। आगे आपसे पूछा गया है कि बालक के शारीरिक तथा क्रियात्मक विकास की दिशा होती है सिर से पैर, शरीर के बाहर से मध्य की ओर, सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर, पैर से सिर तथा शरीर के बाहर से मध्य की ओर, पैर से सिर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर। तो विकास शारीरिक और क्रियात्मक विकास किस दिशा में होता है? तो सिर से पैर की तरफ होता है और मध्य से किनारों की तरफ होता है, अर्थात बाहर की तरफ होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब बी हो जाएगा, सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर होता है। नरेश और मुकेश की आयु समान है, उनके सामाजिक एवं मानसिक विकास में काफ़ी अंतर है। यह विकास के निम्न सिद्धांत के कारण होता है: परिमार्जिता का सिद्धांत, निश्चित पूर्व कथनी प्रतिरूप का सिद्धांत, व्यक्तिगतता का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत। यहाँ पे बोला गया है कि नरेश और मुकेश की आयु समान है, उनके सामाजिक एवं मानसिक विकास में काफ़ी अंतर है। यह विकास के किस सिद्धांत को फॉलो करता है? तो यह व्यक्तिगत विभिन्नता का जो सिद्धांत है इसे फॉलो करता है। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, अर्थात विकास जीवन पर्यंत चलता है। यह विचार किससे संबंधित है? अंतः संबंध का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, अंतः क्रिया का सिद्धांत। तो जीवन पर्यंत अर्थात निरंतरता का सिद्धांत होता है। संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है? विकास विषम जातीय से स्वायत्तता की ओर अग्रसर होता है, विद्यार्थी विभिन्न दरों पर विकसित होते हैं, विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है, विकास के परिणाम स्वरूप वृद्धि होती है। तो व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किस सिद्धांतों से संबंधित होता है? तो विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है, किंतु यह एक नमूने को अनुगमन करती है। एड़ी से चोटी, अव्यवस्थित, अप्रत्याशित, क्रमबद्ध और व्यवस्थित। तो विकास में क्रमबद्धता पाई जाती है, तो ये क्रमबद्ध और व्यवस्थित होते हैं। कौन सा अभिवृद्धि एवं विकास का सिद्धांत नहीं है? समान प्रतिमान का सिद्धांत, विशिष्ट सामान्य क्रियाओं का सिद्धांत, सतत विकास का सिद्धांत, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत। तो यहाँ पे आपने पढ़ा कि समान प्रतिमान का सिद्धांत विकास के सिद्धांत के अंतर्गत आता है, निरंतरता का सिद्धांत, सतत विकास का सिद्धांत ये भी आता है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत भी होता है। क्या नहीं है? तो अभी आपने पढ़ा कि सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, न कि विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। विशिष्ट से सामान्य क्रियाओं का सिद्धांत दिया है, यह गलत है। यहाँ पे क्या होना चाहिए? सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। अभिवृद्धि और विकास के सिद्धांत कौन कौन से हैं एक बार और देख लेते हैं। समान प्रतिमान का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, निरंतरता या सतत विकास का सिद्धांत, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट प्रक्रियाओं का सिद्धांत होता है। और जबकि ऑप्शन में आपको क्या दिया था? विशिष्ट सामान्य की ओर, इसलिए वो ऑप्शन आपका निगेटिव हो गया था, गलत हो गया था। केंद्र से निकट दूर का सिद्धांत होता है, अर्थात इसी को कहते हैं कि मध्य से बाहर की ओर। मस्तधोमुखी विकास का सिद्धांत होता है, सिर से पैर की ओर इसे बोला जाता है। एकीकरण का सिद्धांत, परिमार्जिता का सिद्धांत। सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है, जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह विकास किस सिद्धांत को दर्शाता है? व्यक्तिगत विभिन्नता, अंतःसंबंध, निरंतरता, सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। एक अध्यापक या अध्यापिका ने पाया कि एक विद्यार्थी वर्ग बनाने में कठिनाई अनुभव कर रहा है। उसने यह अनुमान लगाया कि वह हीरे का चित्र बनाने में भी कठिनाई अनुभव करेगा। उसने निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित होकर यह अनुमान लगाया? यदि एक विद्यार्थी वर्ग का चित्र बनाने में कठिनाई अनुभव कर रहा है, तो वह हीरे का चित्र बनाने में भी कठिनाई अनुभव करेगा। यह किस सिद्धांत पर आधारित है? विकास निरंतरती होता है। अलग अलग लोगों के लिए विकास की प्रक्रिया भी
अलग अलग होती है। विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबंध है। विकास की प्रक्रिया एक उत्परिवर्तनीय प्रक्रिया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी, विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबंध है। इस प्रकार से आपने आज के इस सेशन में कुल 30 प्रश्नों को देखा, जो कि आपके प्रीवियस ईयर के पेपर से लिए गए थे। वीडियो को यदि आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिए। रेगुलर इस तरह के सेशन से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बताइए कि आगे आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, उस पर वीडियो लाने का हम पूरा प्रयास करेंगे। व्हाट्सएप पे हमने विद्यार्थी गुरुकुल का अपना एक चैनल बना रखा है, जिस पे सभी स्टडी मटेरियल्स और फ्यूचर अपडेट्स दिए जाते हैं। तो उस चैनल को ज्वाइन होने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा विद्यार्थी गुरुकुल का, जिसकी सहायता से आप चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। मिलते हैं फिर आपसे अगले सेशन में। जय हिंद, शुक्रिया।